हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज जिसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी टेस्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे अभी नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। सभी रेडी हो टेस्ट देने के लिए? तो सभी बताएंगे कि पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म होती है। यार हाँ, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन था कि पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताइए किसकी होती है। पाइनएप्पल अनानास की होती है, केला की होती है, ऑरेंज की होती है, फिर स्वीट ऑरेंज की होती है। जो कि याद एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म होती है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि अनानास की होती है, केले की होती है, ऑरेंज की होती है, फिर स्वीट ऑरेंज की होती है। तो यार हाँ, अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि पाइनएप्पल की, तो पाइनएप्पल एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है स्वीट ऑरेंज या संतरा की। किसकी होती है? स्वीट ऑरेंज या संतरा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उनका उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि जंतुओं का पालन पोषण, उनकी देखभाल करना, उनकी ब्रीडिंग करना और उनके उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। तो इस संपूर्ण यानी जो क्रियाएं की जाती है ये किस ब्रांच में की जाती है? एनिमल्स में की जाती है, वेटरनरी साइंस में की जाती है, डेयरी साइंस में की जाती है, फिर एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल और ब्रीडिंग किस ब्रांच में की जाती है। एनिमल्स में किया जाता है, वेटरनरी साइंस में की जाती है, डेयरी साइंस में की जाती है, फिर एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है। तो यार हाँ, ये जो सभी क्रियाएं होती है, अर्थात जो यार हाँ जंतुओं का पालन पोषण, उनकी देखभाल करना और उनकी ब्रीडिंग करना, ये सभी किस में होती है यार हाँ? एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है एनिमल हस्बेंड्री की। अगर आपसे पूछा जाता है एनिमल हस्बेंड्री किसे बोला जाता है, तो जंतुओं का या पशुओं का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना और उनकी ब्रीडिंग व उनके उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अर्थात आपको बताना है सर्वाधिक जो फैट होती है इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, किसके दूध में होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि गाय के में होता है, भैंस के में होता है, भेड़ के में होता है या फिर बकरी के में होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। जल्दी से बताएंगे गाय, भैंस, भेड़ या बकरी में सर्वाधिक जो फैट होती है ये कंटेंट किस में पाया जाता है सर्वाधिक। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा भैंस। ठीक है, सर्वाधिक जो फैट कंटेंट होता है ये किस में देखने को मिलता है? भैंस में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खुरपका और मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है। तो एक तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और कई बार हमने इसे क्लियर भी कर लिया है। तो यार जो FMD डिजीज होती है तो ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और अगर बात की जाए इसकी वैक्सीन की, तो इसी के नाम पर इसकी वैक्सीन बनाई गई है, FMD वैक्सीन। कौन थी? फूड एंड माउथ वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हमारे टेस्ट सीरीज नंबर 3 जिसमें टॉप रैंकर में शामिल किया गया है अभिनव मिश्रा, BL मीणा, अर्जुन राम और एक था खुशीराम मीणा। ठीक है, ये 4 नाम ही आज अनाउंस किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। बाकी सब ने रेस्पॉन्स तो दिया लेकिन अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं दिया था, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यार हाँ टेस्ट देते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जब भी टेस्ट हो, ठीक है, हमारे द्वारा यार हाँ आधे घंटे पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आता है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक पास में बेल आइकन का साइन आ रहा होगा, तो वहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लिया करो, जिससे कि हमारी जब भी टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई सी वीडियो आए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ थारपारकर नस्ल किसकी होती है? घोड़ा की होती है, बकरी की होती है, गाय की होती है, फिर भैंस की होती है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि जो थारपारकर नस्ल होती है तो ये किसकी होती है? घोड़ा की होती है, बकरी की होती है, गाय की होती है, फिर भैंस की होती है। जल्दी से बताएंगे किसकी होती है थारपारकर नस्ल। तो ये होती है यार हाँ गाय की। किसकी होती है? गाय की होती है। इसके साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि यार हाँ थारपारकर। ठीक है, थारपारकर नस्ल से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। यार ना कि गाय की डबल पर्पज या फिर द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, तब भी उसका राइट आंसर माना जाएगा यार का थारपारकर। कौन सी? थारपारकर। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? थारपारकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है। अर्थात यार आपको प्राप्त करना है गलीचा, तो किस किस्म का, अर्थात यानी कि जो कौन सी ऐसी नस्ल है जिससे कि गलीचा सबसे बेस्ट बनता है। मारवाड़ी है, चोकला है, नाली है, फिर सोनारी है। जल्दी से बताएंगे कि गलीचा सबसे बेस्ट किसका बनता है? मारवाड़ी से, चोकला से, नाली से या फिर सोनारी से। जल्दी से कमेंट करेंगे कि उच्चतर प्रकार अर्थात हाई क्वालिटी का जो गलीचा तैयार किया जाता है
किस नस्ल से तैयार किया जाता है? मारवाड़ी से, चोकला से, नाली से या सोनारी से? जल्दी से कमेंट करेंगे कि किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ अगर बात की जाए गलीचा की तो ये प्राप्त किया जाता है चोकला से। अगर याद रखना कि आपको मगरा या चोकला, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिलता है कि जो गलीचा प्राप्त किया जाता है हाई क्वालिटी का किससे प्राप्त किया जाता है यार, मगरा और चोकला दोनों से प्राप्त किया जाता है। मगरा और चोकला इन दोनों नस्लों से यार हाई क्वालिटी का जो गलीचा है ये तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोलिक एसिड है एक, तो यार अगर बात की जाए कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक एसिड क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे। उत्तेजक पदार्थ होता है, कृमिनाशक होता है, जीवाणुरोधक होता है या फिर विरेचक होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है? उत्तेजक होता है, कृमिनाशक होता है, जीवाणुरोधी होता है या फिर विरेचक का कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे कि कार्बोलिक अम्ल होता क्या है। तो यार अगर बात की जाए थी कार्बोलिक एसिड की, तो ये होता है एक जीवाणुरोधक। क्या होता है? एक जीवाणुरोधक पदार्थ होता है जो जीवाणु को नष्ट करने के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु गणना की जाती है। जल्दी से बताएंगे किस मेथड के द्वारा यार आयु की गणना की जाती है पशुओं की? दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दुग्ध उत्पादन से या पूंछ की लंबाई से? जल्दी से बताएंगे कि पशुओं की आयु गणना यार पशुओं की आयु गणना के लिए किस मेथड को अप्लाई किया जाता है? दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दूध उत्पादन से या फिर पूंछ की लंबाई से? जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा मेजर की जाती है आयु को? तो इसके द्वारा यार अगर बात की जाए आयु गणना की तो किसके द्वारा की जाएगी? दांतों की संख्या से। अर्थात यार कि पशु की आयु गणना का जो मेथड है दांतों की संख्या है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड किसे माना जाता है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होता है? दांतों की संख्या से। अर्थात यार जितने भी जो मेथड होते हैं उनकी अगर बात की जाए सबसे बेस्ट मेथड की, तो यार आयु की गणना करने का जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है वो माना जाता है दांतों की संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि परजीवी का म्यूजियम किसे बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि परजीवी का म्यूजियम किसे बोला जाता है? गाय को बोला जाता है, भैंस को बोला जाता है, बकरी को बोला जाता है या भेड़ को बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि परजीवी का म्यूजियम किसे बोला जाता है? गाय को, भैंस को, बकरी को या फिर भेड़ को? जल्दी से कमेंट करेंगे गाय, भैंस, भेड़ या बकरी किसे बोला जाता है परजीवी का म्यूजियम? तो इसका राइट आंसर आएगा भेड़। किसे बोला जाता है परजीवी का म्यूजियम? भेड़ को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुर्गियों में चेचक रोग का वाहक है या कारक है? तो बताएंगे जल्दी से कि चेचक रोग किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, कवक के द्वारा फैलता है या परजीवी के द्वारा फैलता है? जल्दी से बताएंगे कि जो मुर्गियों में चेचक या फाउल पॉक्स है, ठीक है, चेचक या फाउल पॉक्स जो डिजीज होती है तो किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर परजीवी के द्वारा? जल्दी से कमेंट करेंगे कि मुर्गियों में चेचक रोग या फिर फाउल पॉक्स जो डिजीज होती है ये किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर परजीवी के द्वारा? तो यार अगर आपसे पूछा है चेचक रोग तो ये फैलता है वायरस के द्वारा। किससे फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यार रखना कि अगर मान लीजिए आप इस वीडियो को अभी नहीं देख रहे हो, ठीक है, लाइव रहती है तब नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखो तब आप इसको टेस्ट को क्लियर करना है, क्योंकि यार कि अगर आप टाइम से नहीं आ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, न कि जब लाइव आओ तभी हम इसे सोल्व करें। ये हमारा टारगेट नहीं है, बस आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसलिए जब भी आप लाइव आओ या जब भी इस वीडियो को देखो तब आपको यार रखना टेस्ट क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे कि गिर का मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, फिर गिर का ओरिजिन प्लेस भी अगर आपको पता है, ठीक है, जो गिर नस्ल है तो इसका अगर आपको ओरिजिन प्लेस भी याद है तो उससे ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि गाय की गिर नस्ल मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, हरियाणा और पंजाब में या फिर दिल्ली और हरियाणा में? जल्दी से कमेंट करेंगे कि गाय की जो गिर नस्ल होती है मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, हरियाणा, पंजाब में या फिर दिल्ली और हरियाणा में? जल्दी से कमेंट करेंगे कि गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि हमने अभी बताया, अगर आपको ये पता है कि गिर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यार अगर बात की जाती है गिर के ओरिजिन प्लेस की तो इसका ओरिजिन प्लेस होता है काठियावाड़, गुजरात। कहाँ पर होता है? काठियावाड़, गुजरात में होता है। और अब यार गुजरात, तो इस गुजरात से आपका राइट आंसर हो सकता है। अर्थात यार केवल और केवल कहाँ पर देखने को मिल रहा है? गुजरात, फर्स्ट ऑप्शन में। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अर्थात गाय की गिर नस्ल मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जल्दी से बताएंगे कि पशुओं में प्रजनन की मेथड कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण या फिर इनमें से सभी? जल्दी से बताएंगे कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? कृत्रिम जनन होता है, प्राकृतिक जनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है या फिर उपरोक्त सभी होते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे
किस प्रकार का प्रजनन होता है पशुओं में। तो यार हाँ अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो यार हाँ अगर बात की जाए पशुओं की, तो पशुओं में प्राकृतिक जनन भी होता है, कृत्रिम जनन भी होता है, और इसके साथ साथ भ्रूण प्रत्यारोपण की क्रिया भी की जाती है। अर्थात इसके अर्थ है कि अगर बात की जाती है प्रजनन की, तो प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन और भ्रूण प्रत्यारोपण, इन सभी को यार प्रजनन मेथड माना गया है पशुओं में। ठीक है, नेक्स्ट संख्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में पिछले वर्षों में किस पशु की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। गाय में, ऊँट में, बकरी में या फिर भेड़ में। जल्दी से बताएंगे किस में देखी गई है, गाय में, ऊँट में, बकरी में या फिर भेड़ में। जल्दी से कमेंट करिए कि राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है, गाय में, ऊँट में, बकरी में या फिर भेड़ में। तो अगर बात की जा रही है पशु की संख्या की, तो लगातार जो देखी गई है, किसमें देखी गई है, बकरी की संख्या में। ठीक है, जो पिछले वर्षों में जो लगातार वृद्धि होती जा रही है संख्या में, तो वो होती जा रही है बकरी की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए, या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा था कि जो कृमिनाशक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बात की जाए भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए, या फिर पूछा जाए कृमिनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि कृमिनाशक कौन सा पदार्थ है, एल्कोहल है, नीलाथ होता है, कपूर या फिर अरंडी का तेल है। जल्दी से बताएंगे कि कृमिनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का, नीलाथोदा का, कपूर का या फिर अरंडी के तेल का। तो अगर बात की जाए कृमिनाशक के रूप में, तो किसका प्रयोग कैसा है, नीलाथोदा का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, नीलाथोदा का प्रयोग कैसा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार हाँ नीलाथोदा का जो केमिकल नाम होता है, या फिर सेकंड नाम क्या होता है, या फिर नीलाथोदा को किस नाम से जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट। यार हाँ कॉपर सल्फेट को नीलाथोदा के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको विशेष जानना है कि जो कॉपर सल्फेट होता है इसी को यार हाँ नीलाथोदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है, गाय को, भैंस को, भेड़ को या बकरी को। जल्दी से बताएंगे कि गरीब की गाय किसे बोला जाता है, गाय को, भैंस को, भेड़ को या फिर बकरी को। जल्दी से कमेंट करिए कि गाय की अर्थात गरीब की गाय किसे माना जाता है, गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। तो यार हाँ अगर बात की जाती है गरीब की गाय, तो किसे माना गया है, बकरी को। ठीक है, गरीब की गाय बकरी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो भागों में बटा हुआ खुर। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है। जल्दी से बताएंगे, घोड़ा, हाथी, भेड़ या फिर जेब्रा। जल्दी से बताएंगे कि दो भागों में बटा हुआ खुर किस में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, हाथी में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है या फिर जेब्रा में पाया जाता है। तो यार हाँ अगर बात की जाए दो भागों में बटा हुआ खुर, तो किस में देखा जाता है, भेड़ में देखा जाता है। ठीक है, इसका खुर कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको नए वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल पर अभी नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, प्रोलैक्टिन दिया जाता है, सोर्बिटोल दिया जाता है, स्टील बेस्टेरोल दिया जाता है या फिर गोनिडोट्रोपिन दिया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए, प्रोलैक्टिन दिया जाएगा, सोर्बिटोल दिया जाएगा, स्टील बेस्टेरोल दिया जाएगा, फिर गोनिडोट्रोपिन दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया यार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, न कि यहाँ पर दूध उतारने के लिए। ठीक है, मिल्क लेट डाउन की अगर बात करता क्वेश्चन ने, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क लेट डाउन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तब यार हाँ आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अगर बात की जाए मिल्क लेट डाउन की, तब आपका राइट आंसर कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए अब। तो यार हाँ अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर सिक्रेशन के लिए, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन या फिर हुआ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, तब दिया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा दिया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि पशुओं में गलघोटू रोग का कारक क्या होता है, अर्थात कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो यार अगर बात की जाती है गलघोटू रोग की, तो इसके लिए यार पास्चुरेला स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज यानी उत्तरदायी होती है, पास्चुरेला स्पीसीज। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि अगर बात की जाए गलघोटू रोग का जो रोग कारक होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा होता है, पास्चुरेला मस्टोसिडा। कौन सा होता है, पास्चुरेला मस्टोसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है अंगोरा ऊन, तो जल्दी से बताइए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है,
भेड़ से प्राप्त की जाती है, खरगोश से प्राप्त की जाती है, बकरी से प्राप्त की जाती है, फिर याक से प्राप्त की जाती है? जल्दी से कमेंट करिए कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ से प्राप्त की जाती है, खरगोश से प्राप्त की जाती है, बकरी से प्राप्त की जाती है, फिर याक से प्राप्त की जाती है? तो यार कहाँ अगर बात की जाती है अंगोरा ऊन की तो ये प्राप्त की जाती है खरगोश से। किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से प्राप्त की जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि अंगोरा नस्ल किसकी होती है, याद रखना कि अंगोरा ऊन तो प्राप्त की जाती है खरगोश से। और इसके साथ साथ याद रखना अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि अंगोरा जो नस्ल है ये किसकी है, तो याद रखना अंगोरा नस्ल भी किसकी होती है? खरगोश की ही होती है। ठीक है, अगर बात की जाए नस्ल की तो नस्ल भी यार खरगोश की होती है। अगर बात की जाए अंगोरा ऊन की तो ये भी किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैक्टीरियन ऊँट में होता है। जल्दी से बताएंगे कि बैक्टीरियन ऊँट में एक कुबड़ होती है, दो कुबड़ होती है, चार कुबड़ होती है, फिर कुबड़ होती ही नहीं है? जल्दी से बताएंगे कि आपको ये तो पता होगा यार, एक होता है बैक्टीरियन ऊँट, एक होता है ड्रोमेडेरियम ऊँट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बैक्टीरियन ऊँट के बारे में, तो इसमें कुबड़ की संख्या क्या होती है? एक कुबड़ होती है, दो कुबड़ होती है, चार कुबड़ होती है, फिर कुबड़ होती ही नहीं है? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है बैक्टीरियन ऊँट के बारे में और एक होता है ड्रोमेडेरियम, तो यार हाँ अगर आपसे पूछा जाता है बैक्टीरियन ऊँट के बारे में तो बैक्टीरियन ऊँट में होती है दो कुबड़। कितनी होती है? कुबड़ों की संख्या दो कुबड़ होती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रोमेडेरियम जो ऊँट होता है तो उसमें कुबड़ कितनी होती है, तो यार हाँ ड्रोमेडेरियम तो इसमें होती है एक कुबड़। यार हाँ अगर पूछा है ड्रोमेडेरियम के बारे में तो ड्रोमेडेरियम ऊँट में होती है एक कुबड़। और अगर बात की जाए बैक्टीरियन ऊँट की तो बैक्टीरियन ऊँट में होती है दो कुबड़। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? जल्दी से बताएंगे आप कि जल प्रदूषण के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? मुहपका, खुरपका, एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक रोग या इनमें से सभी? अर्थात यार कहाँ कि जल्दी से आपको बताना है कि जल प्रदूषण के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? खुरपका और मुहपका, एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक रोग या फिर ये सभी? तो यार हाँ अगर बात की जाती है जो वाटर जो प्रदूषण होता है अर्थात जल प्रदूषण होता है तो इसके द्वारा यहाँ सभी रोग अर्थात यार खुरपका और मुहपका, एंथ्रेक्स हुआ या फिर हुआ तपेदिक रोग, ये सभी रोग क्या होते हैं? जल प्रदूषण के द्वारा फैलते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मैच गलत है? ठीक है, मैच का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मैच गलत है। ठीक है, आपको रॉन्ग मैच को पहचानना है, कौन सा रॉन्ग मैच है? जल्दी से बताएंगे आप। पॉपकॉर्न जियामेस एवर्टा, ठीक है, स्वीट कॉर्न जियामेस इंडेंटाटा, ये गलत है। पॉडकॉर्न की अगर बात की जाए जियामेस ट्यूनिकाटा, ये भी सही है। फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न की अगर बात की जाए तो जियामेस एमाइलेसिया, तो ये भी राइट है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। अर्थात यार का स्वीट कॉर्न का अगर बात की जाती है जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है? यानी जियामेस इंडेंटाटा होता है डेंट कॉर्न का। ठीक है, अगर बात की जाती है डेंट कॉर्न की तो जो डेंट कॉर्न होता है तो इसका नाम होता है जियामेस इंडेंटाटा। लेकिन अगर बात की जाए स्वीट कॉर्न की तो स्वीट कॉर्न का होता है सेकेराटा। अर्थात यार खान जियामेस सेकेराटा क्या होता है? जियामेस सेकेराटा। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। अर्थात कौन सा मैच गलत है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए आपका राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। और अगर बात की जाए यार स्वीट कॉर्न का नाम क्या होता है तो जियामेस सेकेराटा। और अगर बात की जाए डेंट कॉर्न किसका होता है तो ये होता है डेंट कॉर्न का। अर्थात यार इंडेंटाटा किसका होता है? डेंट कॉर्न का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है सर्टिफाइड सीड अर्थात जिसे यार प्रमाणित बीज के नाम से जाना जाता है तो इसके थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? अर्थात आपसे पूछा गया है टैग का कलर। तो जल्दी से बताइए कि जो सर्टिफाइड सीड होता है जो प्रमाणित बीज होता है तो इस पर किस कलर का टैग लगा होता है? सफ़ेद कलर का, पीले कलर का, लाल कलर का या फिर नीले कलर का? जल्दी से बताइए कि जो प्रमाणित बीज होता है इस पर किस कलर का टैग लगा होता है? सफ़ेद कलर का, पीले कलर का, लाल कलर का या फिर नीले कलर का? तो यार कहाँ अगर बात की जाती है सर्टिफाइड सीड अर्थात जो प्रमाणित सीड है जो कि किसको प्राप्त होता है? किसानों को दिया जाता है। याद रखना अगर बात की जाती है सर्टिफाइड सीड की जो कि किसानों को दिया जाता है तो इस पर कलर का टैग लगा होता है नीले कलर का। किसका कलर का टैग लगा होता है? नीले कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? अर्थात यहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान? जल्दी से बताएंगे कि ज्वार के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या फिर 30 से 35 डिग्री? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो यार कहाँ अगर बात की जाती है ज्वार के पौधे के लिए तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान।
कितना होता है, ज्वार के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चने के खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? जल्दी से अब आपको बताना है कि चने की अगर आपको वीड कंट्रोल करने हैं तो उसके लिए आप किस रसायन का प्रयोग करोगे, नाइट्रोजन का, फ्लोक्लोरिन का, 2,4-D का या फिर सेमेजिन का। जल्दी से बताएंगे कि अगर आपको प्रयोग करना है चने में वीड कंट्रोल के लिए तो किस रसायन का आप प्रयोग करोगे, नाइट्रोजन का, 2,4-D का, फ्लोक्लोरिन का या फिर सेमेजिन का। तो यार का अगर आपसे पूछा जाता है चने के लिए, तो चने के लिए यार वीड कंट्रोल के लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लोक्लोरिन बेसालिन को। किसका प्रयोग करेंगे, फ्लोक्लोरिन बेसालिन इसका ट्रेड नेम होता है। ठीक है, जो फ्लोक्लोरिन होता है तो इसका ट्रेड नेम क्या होता है, बेसालिन। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसा है, चने के वीड कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार हाँ चने की जगह मक्का होता है, ठीक है, चने की जगह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का में अगर आपको वीड कंट्रोल करना है तब आप किसका प्रयोग करोगे। तो यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मक्का के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वीड कंट्रोल के लिए, तब आपका राइट आंसर होता है सिमेजिन। किसका प्रयोग कैसा है, मक्के के लिए सिमेजिन का प्रयोग कैसा है। और अगर बात की जाए चने के लिए तो चने के लिए आपका फ्लोक्लोरिन बेसालिन का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1964 में। यार हाँ कि अगर बात की जा रही है राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम की तो ये बनाया गया था 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने इसे क्लियर भी किया हुआ है। तो जल्दी से आप बताएंगे कि गोल्डन राइस किस विटामिन धनी होता है, अर्थात यार इसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है विटामिन ए। कौन सा होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। और वो कौन सा होता है, अगर बात की जाए गामा में तो बीटा कैरोटीन। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है यार हाँ, अगर बात की जाए विटामिन ए में तो बीटा कैरोटीन सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है गोल्डन राइस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गेहूं की कपास अर्थात यार गेहूं की जो फसल है तो इसमें आपको एनपीके की मात्रा पूछी गई है। किसकी मात्रा पूछी गई है, एनपीके की मात्रा पूछी गई है। तो यार इसको आप डायरेक्ट याद रखें 100 से 150 ग्राम। यार कि जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है गेहूं के लिए कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम। अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा क्योंकि इसी में ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 100 से 150 ग्राम। ठीक है, अगर आपको इसकी रिकमेंडेशन भी याद है, अर्थात यार नाइट्रोजन कितना दिया जाता है गेहूं फसल के लिए, कितना दिया जाता है 100 से 150 ग्राम। अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात अगर बात की जाए यार नाइट्रोजन के लिए तो इसके लिए दिया जाता है 100 से 150 ग्राम। अगर बात की जाए फास्फोरस के लिए तो फास्फोरस दिया जाता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर बात की जाए पोटास की तो पोटास दिया जाता है 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में खाद्य अनाज अर्थात यार जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये कहाँ है, अर्थात कितना होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इसे भी डायरेक्ट क्लियर कर लीजिए कि भारत में अगर बात की जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो ये होता है 250 मिलियन हेक्टेयर। अरे मिलियन हेक्टेयर नहीं होता है, मिलियन टन में है। ठीक है, अगर बात की जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो ये कितना लिया जाता है, 250 मिलियन टन प्रति वर्ष। कितना लिया जाता है, 250 मिलियन टन प्रति वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यार एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक मात्रा में होती है। यार हाँ, सबसे अधिक किस पीएच पर होती है ये आपको बताना है फास्फोरस की उपलब्धता। ठीक है, जल्दी से बताएंगे न्यूट्रल अवस्था पर, अम्लीय अवस्था पर, एल्कलाइन अवस्था पर या फिर क्षारीय अवस्था पर। जल्दी से कमेंट करेंगे कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सबसे अधिक होती है। जल्दी से बताइए न्यूट्रल अवस्था पर, अम्लीय अवस्था पर, एल्कलाइन अवस्था पर या फिर क्षारीय अवस्था पर। तो यार अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है फास्फोरस के लिए तो फास्फोरस की जो उपलब्धता होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है सबसे अधिक कहाँ पर होती है, न्यूट्रल टेम्परेचर। अर्थात यार जब न्यूट्रल जो पीएच होता है ये जब न्यूट्रल होगा तब यार जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, ये सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व में अर्थात यार विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए सबसे पहले किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से बताइए कि किस वीडिसाइड का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, एट्राजिन का, सेमेजिन का, 2,4-D का, फिर बेनल-1 का। जल्दी से बताइए किसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो यार अगर बात की जाए वर्ल्ड में सबसे पहले तो किसका प्रयोग किया था, 2,4-D का। और अगर बात की जाए कब किया गया था तो इसका प्रयोग किया गया था 1944 में। यार कब किया गया था, 1944 में एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में इसका 1944 में प्रयोग किया था, जो मेरा सबसे पहले खरपतवारनाशी माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यार। अगर बात की जाती है विश्व में सबसे पहले किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया गया था
240 का किया गया था और कब किया गया था, 1944 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था। अर्थात यार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो इसे भी डायरेक्ट समझ लीजिए कि यार NHM अर्थात नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की अगर बात की जाती है तो इसे स्टार्ट किया गया था 2005 से 6 के मध्य। कब किया गया था, 2005 से 6 के मध्य यार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देश में उगाई जाने वाली जो सभी तिलहनी फसलें होती है तो उसमें यार आपको बताना है मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी या योगदान कितना होता है। जल्दी से आप बताएंगे कि देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलें होती है तो उसमें आपको बतानी है मूंगफली की खेती में हिस्सेदारी और योगदान किसका बताना है, मूंगफली के लिए। जल्दी से बताएंगे कि मूंगफली अगर बात की जाए हिस्सेदारी या फिर क्षेत्रफल की, 40-60, 60-40, 20-40 या फिर 60-80। जल्दी से बताएंगे कि अगर बात की जाए मूंगफली के हिस्सेदारी या क्षेत्रफल या उत्पादन की, 40-60 होता है, 60 से 40 होता है, 20-40 होता है या फिर 60 से 80 होता है। जल्दी से बताएंगे तो इसका राइट आंसर यार अगर बात की जाती है मूंगफली की हिस्सेदारी और योगदान की तो इसका यार 40% क्षेत्रफल और 60% योगदान अर्थात यार उत्पादन में है। यार कि अगर बात की जाए मूंगफली के लिए तो 40% क्षेत्रफल और 60% उत्पादन में इसका योगदान माना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं की कल्याण सोना किस में क्या है, सिंगल ड्वार्फ वेराइटी है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है, फिर इनमें से कोई सी नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए कि जो कल्याण सोना है सिंगल जीन है, डबल जीन है, ट्रिपल जीन है या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि गेहूं की कल्याण सोना किस में क्या मानी जाती है, सिंगल जीन, डबल जीन, ट्रिपल जीन या फिर इनमें से कोई सी नहीं। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है कल्याण सोना, लोक फर्स्ट और अर्जुन, ठीक है, कल्याण सोना, लोक फर्स्ट और अर्जुन, तो ये सभी होती है डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। क्या होती है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ होती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी कौन कौन सी होती है, तो यार सिंगल जीन, तो इस एस से आपको याद रखना है, सिंगल जीन से याद रखना कि एस से याद रखना है सुजाता और जो सोनालिका होती है उसको। ठीक है, इस एस से आपको क्या याद रखना है, सोनालिका और सुजाता। अर्थात याद रखना कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूँ की सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ कौन सी होती है तो तब आपका राइट आंसर माना जाता है यार सोनालिका और सुजाता। और अगर आपसे पूछा जाता है डबल जीन की तो डबल जीन का उदाहरण है कल्याण सोना, लोक फर्स्ट और अर्जुन। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है। अर्थात आपको यहाँ पर पूछा गया है जो प्रति वर्ष जो उत्पादन है, प्रोडक्शन लिया जाता है गेहूं का, वो कितना लिया जाता है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे कितना लिया जाता है, 40 मिलियन टन, 55 मिलियन टन, 70 मिलियन टन या फिर 85 मिलियन टन। जल्दी से बताइए कि देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन लिया जाता है। जल्दी से बताइए कितना लिया जाता है, 40 मिलियन टन, 55 मिलियन टन, 70 मिलियन टन या फिर 85 मिलियन टन। तो यार अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना लिया जाता है तो ये लिया जाता है 85 मिलियन टन। कितना लिया जाता है, 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो जल्दी से बताइए कहाँ पर लिया जाता है, भारत में लिया जाता है, चीन में लिया जाता है, क्यूबा में लिया जाता है या फिर थाईलैंड में लिया जाता है। अर्थात यार सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका किस देश में लिया जाता है, भारत में लिया जाता है, चीन में लिया जाता है, क्यूबा में लिया जाता है या फिर थाईलैंड में लिया जाता है। जल्दी से बताइए कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है। तो यार अगर बात की जाए गन्ने के प्रोडक्शन की तो सबसे ज़्यादा लिया जाता है भारत में। कहाँ पर लिया जाता है, भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्या है एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सूरजमुखी क्या कौन सी फसल होती है। अर्थात सेल्फ पोलिनेटेड होती है, क्रॉस पोलिनेटेड होती है या फिर ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटी होती है। तो जल्दी से बताइए कि सूरजमुखी कौन सा प्लांट होता है, क्रॉस पोलिनेटेड होता है, सेल्फ पोलिनेटेड होता है, क्रॉस पोलिनेटेड और सेल्फ पोलिनेटेड दोनों होता है या फिर पार्थेनोकार्पस होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि सूरजमुखी कौन सा प्लांट होता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है सूरजमुखी के बारे में तो सूरजमुखी क्या होता है, एक क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटी होती है। अर्थात यार क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट होता है सूरजमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है बूंद बूंद अर्थात यार ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव या प्रेशर कितना रखा जाता है। अर्थात जो नली होती है तो उनमें प्रेशर क्या रखा जाता है। ठीक है, उनको जैसे कि ड्रिपर्स नाम से जाना जाता है तो उनमें दबाव कितना रखा जाता है जिससे कि बूंद यानी जो पानी होता है वो बूंद बूंद में निकलता है। तो जल्दी से बताइए कितना प्रेशर रखा जाता है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई सा नहीं। अर्थात आपको बताना है प्रेशर या दबाव।
जल्दी से बताइए कि अगर आपसे पूछा रहा है बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि में जितना प्रेशर रखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो कितना रखोगे? 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2 या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यार हाँ, अगर बात की जाती है ड्रिप मेथड की, तो ड्रिप मेथड में सबसे कम अर्थात यार हाँ 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात यार हाँ दबाव या प्रेशर कितना रखा जाता है ड्रिप सिंचाई मेथड में, तो इसमें रखा जाता है 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि जो फव्वारा विधि होती है अर्थात यार हाँ जो स्प्रिंकलर मेथड होता है, तो उसमें दबाव या प्रेशर कितना रखा जाता है, तब आपका राइट आंसर माना जाता है 3 से 4। कौन सा माना जाता है यार हाँ? अगर बात की जाए स्प्रिंकलर या फव्वारा मेथड की, तो इसमें रखा जाता है 3 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर बात की जाए ड्रिप की, तो ड्रिप में रखा जाता है 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है। तो जल्दी से बताइए मूंग की कौन सी किस्म है? मुक्ता होती है, सरद होती है, लक्ष्मी होती है या फिर सुनैना होती है? जल्दी से बताएंगे कि मूंग की कौन सी किस्म है? मुक्ता है, सरद है, लक्ष्मी या फिर सुनैना है? जल्दी से बताइए कि कौन सी होती है। निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? मुक्ता है, सरद है, लक्ष्मी है या फिर सुनैना है? तो यार हाँ, अगर बात की जाती है मूंग की किस्म की, तो कौन सी होती है? सुनैना। ठीक है, सुनैना एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है मूंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोमती निम्न में से किसकी किस्म होती है। तो आपको बताना है गोमती। तो यार गोमती किसकी होती है? चंवला की होती है। किसकी होती है यार गोमती? तो गोमती होती है चंवला की। और अगर बात की जाए सुनैना की, तो सुनैना होती है मूंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विजय किसकी किस्म है। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है किस्मों से, जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको बताना है विजय किसकी किस्म है। जल्दी से बताएंगे कि विजय किसकी किस्म होती है? मसूर की होती है, मटर की होती है, चना की होती है, फिर मूंग की होती है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि विजय किसकी किस्म होती है? मटर की होती है, मसूर की होती है, चना की होती है, फिर मूंग की होती है? चार हाँ, अगर पूछा जाता है विजय के बारे में, तो विजय किस्म होती है चने की। किसकी होती है? चने की होती है। और अगर बात की जाए गोमती की, तो गोमती किसकी होती है? चंवला की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें पूछा जा रहा है उत्तर भारत के लिए। याद रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की संतुति अर्थात रिकमेंडेशन की जाती है। याद रखना, आपको बताना है मैदानी भागों में और किसकी वैरायटी को बताना है? सोयाबीन की वैरायटी को। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें सोयाबीन की कौन सी किस्म है और कौन सी वैरायटी को लिया जाता है? शिलाजीत को लिया जाता है, KHSP2 को लिया जाता है, अलंकार को लिया जाता है या फिर गौरव को लिया जाता है? तो यार रखना, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन की मैदानी क्षेत्रों के लिए, यार रखना मैदानी क्षेत्रों के लिए कौन सी किस्म को सबसे उपयुक्त माना गया है? अलंकार को माना गया है। किसको माना गया है सबसे उपयुक्त? यार रखना अलंकार को। और इसके साथ साथ यार रखना गौरव और मोनेटो। ठीक है, दो वेराइटीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, गौरव और मोनेटो, क्योंकि यार रखना कई बार आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरव और मोनेटो किस फसल की किस्म होती है। तो किसकी होती है? सोयाबीन की होती है। यार रखना, गौरव और मोनेटो किसकी किस्म होती है? सोयाबीन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक लिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर लिया जाता है मूंगफली का? जल्दी से बताइए, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से आप बताएंगे कि मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर लिया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से कमेंट करेंगे कि मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर सबसे अधिक लिया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मूंगफली के प्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है मूंगफली का, ये लिया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर लिया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मूंगफली का? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यार एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि वरुणा निम्न में से किसकी किस्म होती है। जल्दी से बताएंगे कि वरुणा जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है, ये किसकी होती है? सरसों की होती है, तिल की होती है, सूरजमुखी होती है या फिर अरंडी की होती है? जल्दी से बताएंगे कि सरसों की होती है, तिल की होती है, सूरजमुखी की होती है, फिर अरंडी की होती है? तो यार हाँ, वरुणा की अगर बात की जाए तो एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है और किसकी होती है? सरसों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे कि जो पश्चिमी राजस्थान में उनकी मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत क्या मात्रा पाई जाती है? 0.1 होती है, 0.2 होती है, 0.3 होती है, फिर 0.4 होती है? जल्दी से बताइए कि जो पश्चिमी राजस्थान होता है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना पाया जाता है? 0.1, 0.2, 0.3 या फिर 0.4? तो यार अगर बात की जाती है पश्चिमी राजस्थान की, तो इसमें होती है जो ऑर्गेनिक कार्बन, तो इसका प्रतिशत मात्रा होती है 0.1%। कितनी होती है? 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बीकानेर संभाग की मृदाओं में नाइट्रोजन, ठीक है, आपको बतानी है यार नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, उपलब्ध नाइट्रोजन की आपको मात्रा बतानी है। तो जल्दी से बताइए कि बीकानेर जो संभाग होता है तो उनकी मृदाओं में कितना नाइट्रोजन
मात्रा पाई जाती है? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जल्दी से बताएंगे कि जो नाइट्रोजन होता है तो इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है बीकानेर संभाग में? यार अगर आपसे पूछा जाता है बीकानेर संभाग की तो इसमें होता है 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उपलब्ध नाइट्रोजन की अगर बात की जाए मात्रा की तो कितना होता है? 65 किलोग्राम प्रति। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट टाइम पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।